अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये मैं छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ACCA का P7 का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा पेपर दे रहे हैं? एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर दे रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी गाइडेंस बताऊंगा और जो आपको फॉलो करनी है, जो ज़्यादा बेहतर, जो आपको बेहतर लगे आप वो करें। मतलब एक छोटी सी गाइडेंस है और एक राइटिंग टेक्निक समझा रहा हूँ ताकि मतलब आपको आसानी हो लिखने के अंदर चीज़ें। अच्छा, अब जो कि एडवांस ऑडिट पढ़ रहा है उनको पता है कि भाई आपके पास एक ऑडिट प्लानिंग के अंदर से एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 50 मार्क्स तो नहीं, लेकिन उसमें से ये होता है आपका 25 to 30 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जिसके अंदर कोई बिजनेस रिस्क पूछ सकता है या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिस्क पूछ रहा होता है। सबसे पहले आपको इतनी बात पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर है उसके अंदर आपको किस तरीके से मार्क्स मिलते हैं, आपके क्या पॉइंट पे आपको क्या मार्क्स मिलते हैं। अब जैसे कि ऑडिट रिस्क का सवाल आता है। अब ऑडिट रिस्क के अंदर एक तो ऑडिट प्लानिंग के चैप्टर में अब आपके पास बिजनेस रिस्क भी आता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी आता है और ऑडिट रिस्क भी आता है। अब जैसे कि बिजनेस रिस्क है, अब बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस ऐसा कोई रिस्क जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी, आपका गोइंग कंसर्न या आपका प्रॉफिट गोइंग कंसर्न आपका इफेक्ट कर सके, कोई ऐसी चीज़। सही है, जो आपका बिजनेस ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, गोइंग कंसर्न को या ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी चीज़ें आपको अफेक्ट, ऐसा कोई रिस्क जो आपकी इन चीज़ों को अफेक्ट करे। अच्छा, अब ऐसे कौन से रिस्क होते हैं? जैसे कि आपका कोई लॉस ऑफ मेजर कस्टमर हो गया, कोई आप पे लीगल केस हो गया, कोई आप पे कोई नया रेगुलेशन आ गया है, कोई कॉम्पिटिटर आ गया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। अच्छा, अब इसमें हमें लिखना कैसे है? 3 टिप्स समझ ले, या 3 आपको समझे, 3 चीज़ें ऐसी है जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द रिस्क करेंगे कि क्या रिस्क है। जैसे कि लीगल केस है या कोई लॉस ऑफ कस्टमर है, ऐसी चीज़ें जो भी है, कोई ऐसा जो रिस्क है, आपको वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको बताना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, हमारे गोइंग कंसर्न स्टेटस पे उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। 2 चीज़ें आपकी ये हो गई। और तीसरा रिस्क आपको उसका मतलब आपको उसकी इवेल्युएशन करनी है। जैसे कि कौन सा फैक्टर है जो उस रिस्क को इंटेंसिफाई करेगी, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, आप पे कोई लीगल केस हो गया है। अब लीगल केस से क्या होगा? अगर कोई हम पे लीगल केस हो गया है, इफ़ वी हैड एन अ लीगल केस, इट विल लीड टू अ लॉस ऑफ रेपुटेशन एज वेल एज लॉस ऑफ मेजर कस्टमर्स या लॉस ऑफ कस्टमर्स। आपने अब ये आइडेंटिफाई द रिस्क कर दिया, बता दिया इससे होगा क्या। अब आप क्या बताएंगे? इसका इम्पैक्ट हम पे क्या होगा? ड्यू टू लीगल केस द लॉस ऑफ मेजर द लॉस ऑफ कस्टमर विल रिजल्ट इन फॉरेन रेवेन्यू विच विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन आर प्रॉफिटेबिलिटी। आपने बता दिया, अब इसका इम्पैक्ट हम पे क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी हमारी गिर जाएगी। इसी तरह अगर लीगल केस है, तो लीगल केस अगर हम पे हो गया तो इसका मतलब है शायद पेनल्टी इम्पोज भी हो सकती है। ड्यू टू लीगल केस, इफ़ वी लॉस द केस, इट विल रिजल्ट इन इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टीज ऑन अस विच विल रिजल्ट इन लॉस या डिक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। अब आपने इसको ये करके समझा दिया कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अब कम हो जाएगी। आपने पहले आइडेंटिफाई कर दिया, आपने उसको हम पे हमारा उसका हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बिजनेस की गिर जाएगी। अच्छा, अब क्या चीज़ इंटेंसिफाई करेगी उस रिस्क को? जैसे कि आपने, आपके ऊपर पुराने भी लीगल केसेस थे कोई, और पुराने लीगल केसेस की वजह से, पुराने लीगल आपके पास एक रिकॉर्ड था कि आप मेजरली अपने जो क्या कहते हैं केसेस है वो हारे थे, या आपकी लॉस ऑफ रेपुटेशन या आपका तरीका ही ऐसा था कि आप मेजर कस्टमर हार थे। तो ये आपका इंटेंसिफाई करेगा रिस्क कि इस दफ़ा भी शायद आपका लीगल केस आप हार जाए। इसी तरह जो मैंने आपको बताया था, अगर कोई आप पे लीगल केस है और अगर आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज हो रही है, अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज हो रही है, तो अब जैसे कि आपने बता दिया कि भाई हम पे लीगल केस है, आइडेंटिफाई कर दिया, अगर हम पे लीगल केस है तो पेनल्टी अगर हम पे इम्पोज हो गई तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई। सेकंड चीज़ आपने बता दी कि इम्पैक्ट क्या होगा। अब तीसरी चीज़ का इवेल्यूएशन करना। अब जैसे कि हमारे बिजनेस के अगर कोई कैश बैलेंस लो है, हमारे बिजनेस का अगर कैश बैलेंस लो है, तो उससे क्या होगा? हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हमने पेनल्टी पे कर दी और वैसे ही लो कैश बैलेंस है तो हमारी लिक्विडिटी कम हो जाएगी बिजनेस की। अब इंटेंसिफाई करेंगे कि अगर हमने पेनल्टी पे कर दी तो हमारी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्वेश्चनेबल हो जाएगा। तो आपने इसको इवेल्युएट कर दिया रिस्क को। सबसे पहले आपने बताया कोई लीगल केस है, आपने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। ड्यू टू समथिंग हम पे कोई लीगल केस इंपोज हो गया, ये आपने बता दिया, आइडेंटिफाई। अब आप बताएंगे अगर तो हम वो लीगल केस हार गए तो हमारे ऊपर पेनल्टीज इंपोज हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर हमने पेनल्टीज पे की तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी।
ठीक है, आपने ये उसको इम्पैक्ट हमारे उस पर बता दिया। अगर तो आप फिर बताएंगे अगर पेनल्टीज इम्पोज हो गए एंड ड्यू टू आवर लो कैश बैलेंस, अगर हमने वो पे की तो हमारी लिक्विडिटी हिट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्वेश्चनेबल हो जाएगा। तो आपको पूरा इवेल्युएट, पूरा लिखने का तरीका आना चाहिए। आपको एक स्टूडेंट की तरह नहीं, आपको एक ऑडिटर की तरह बात करनी होगी। अब आपको अगर कोई आप बिजनेस रिस्क लिखेंगे तो आपको उसको 2 मार्क्स, आपको ये जो समझाया है आपने उसको, आपको 2 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। अगर आपने कोई रेलिवेंट रेशियो ट्रेंड बता दिया निकाल के, जैसे कि कोई गिरता हुआ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको दिख रहा है कि आप बताएंगे देखो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अभी इतना, तो पिछले साल से इतना गिर गया, अगर हमने मजीद पेनल्टी पे कर दी तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतना गिर जाएगा। अगर आपने वो रेशियो निकाल के दिखा दिया तो आपको 0.5 मार्क्स मजीद मिल जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए आपके किस पॉइंट पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे कि आपको बिजनेस रिस्क पे, एक बिजनेस रिस्क के पॉइंट लिखने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और मजीद अगर आपने कोई ट्रेंड निकाल दिया तो आपको 0.5 मार्क्स मिल रहे होंगे। इसी तरह अगर आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के अंदर जाएं तो उसके अंदर 4 चीज़ें आ रही थी, जैसे कि मिस स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कोई एबनॉर्मल मूवमेंट्स, कोई रेशियोज या कोई जनरल फैक्टर्स। अब कोई जैसे कि अब हम लिखने का तरीका क्या होगा, अगर कोई मिस स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो आप बताएंगे इसकी रेलेवेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती क्या है एज पर द स्टैंडर्ड। और अगर कोई मैनेजमेंट ने ट्रीटमेंट की है गलत तो आप वो बताएंगे कि मैनेजमेंट ने ट्रीटमेंट ये गलत की है। और अगर कोई मैनेजमेंट ने ट्रीटमेंट नहीं की तो आप उसमें रिस्क बताएंगे कि मैनेजमेंट शायद इसको इस तरह गलत कर सकती है, तो उसमें आप रिस्क बता देंगे। पहले आप स्टेट द रूल करेंगे, आप अगर कोई मैनेजमेंट ने ट्रीटमेंट मिसस्टेट की है या गलत करी तो मैनेजमेंट रॉन्ग ट्रीटमेंट और रिस्क इन दैट ट्रांजैक्शन। और तीसरा बताएंगे आप हेड इफेक्टेड, कि क्या हेड इफेक्ट होंगे, प्रॉफिट इफेक्ट होगा, एसेट इफेक्ट होगा, रेवेन्यू इफेक्ट होगा, जो चीज़ें होंगी वो बताएंगे। अब जैसे कि एक प्रोडक्ट था या एक ब्रांड था एक कंपनी का, उसका हुआ क्या कि जैसे कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट था, अब उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया किसी इंसान के ऊपर या किसी जिसने यूटिलाइज़ किया था, उसके हाथ पे रैशेज वैशेज कुछ भी हो गए, तो उसने हमारे ऊपर लीगल केस कर दिया है। और इसकी वजह से हमें भी समझ आ गई इसने लीगल केस किया, मतलब कोई प्रोडक्ट में मसला था, तो हमने क्या किया, जो उस ब्रांड की इन्वेंट्री थी वो हमने वापसी मंगवा ली। अगर हमने उस ब्रांड की इन्वेंट्री मंगवा ली तो हमें पता है उसमें नुकसान था, वो इन्वेंट्री अब किसी काम की नहीं है, वो ऑब्सोलीट हो गई है। तो एज पर IS2 इन्वेंट्री हमें उसको ऑब्सोलीट लिख देना चाहिए था, उसको 0 लिख देना चाहिए था अपनी इन्वेंट्री के अंदर। अच्छा, अब ये हमने एक स्टेट द रूल क्या करेंगे, एज पर द IS2 इन्वेंट्री शुड बी रिटन ऑफ, अगर वो ऑब्सोलीट हो गई, ठीक है, ये उसका हमने नॉर्मल ट्रीटमेंट। अगर मैनेजमेंट ने उसे कुछ भी नहीं किया तो हम बताएंगे मैनेजमेंट हैड डन द रॉन्ग ट्रीटमेंट बाय नॉट रिकॉर्डिंग या बाय नॉट ऑब्सोलेटिंग द इन्वेंट्री, देयरफॉर द प्रॉफिट एंड द एसेट हैज़ बीन ओवरस्टेटेड बाय जो भी अमाउंट है। तो आपने बता दिया कि उसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट पे, मतलब उसका इम्पैक्ट उस रॉन्ग डिसीजन का या उस रॉन्ग ट्रीटमेंट का हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। पहले स्टेट द रूल क्या कर दिया कि IS2 बोलता क्या है, फिर आप बताएंगे कि उसके अगर उसने मैनेजमेंट ने रॉन्ग ट्रीटमेंट करी है या रॉन्ग ट्रीटमेंट की ही नहीं है। अगर तो मैनेजमेंट ने कुछ किया ही नहीं है तो आप रिस्क बताएंगे कि मैनेजमेंट शायद इन्वेंट्री ऑब्सोलीट करना भूल गई या वो कर ही नहीं रहे, तो आप उसका रिस्क बता देंगे कि हमारे प्रॉफिट एसेट ओवरस्टेट हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, हेड इफेक्टेड आपने बता दिया कि प्रॉफिट या जो भी है एसेट ओवरस्टेट। अगर मटेरियलिटी निकल सकती है, जैसे कि आपको पता है कि कितने की वो इन्वेंट्री थी जो हमें राइट ऑफ करनी थी, तो आप उसका मटेरियलिटी निकाल देंगे, मतलब उस एसेट को, जो भी करंट एसेट जो कि आपका एसेट का होता है, प्रॉफिट का होता है 5%, रेवेन्यू का होता है 0.5% और एसेट का होता है 1% जो मटेरियल होता है, तो आप एक मटेरियलिटी निकाल देंगे। आपको इतना पता होना चाहिए जब आप ये मिस स्टेटमेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात लिख रहे होते हैं तो उसमें आपको 3 मार्क्स मिलते पर पॉइंट पर, जो भी मिस स्टेटमेंट होगी आपको उस पर 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने एक मटेरियलिटी निकाल दी तो 1 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आपको मटेरियलिटी के 3 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन में मटेरियलिटी निकालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 3 मिलेंगे। इसी तरह अगर आपको जनरल मूवमेंट इन ट्रेंड बता रहे कि करंट एसेट इतने से बढ़ गए, वैसे इतना बढ़ना नहीं चाहिए था, तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। कोई अगर आप जनरल फैक्टर बता रहे कि न्यू फाइनेंस डायरेक्टर आ गया है या कंपनी लिस्टेड होना जा रही है, अगर कंपनी लिस्टेड होने जा रही है, ये मैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर कंपनी लिस्टेड होनी जा रही है तो एक रिस्क है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिस स्टेट करेंगे ताकि उनकी पोजीशन इंप्रूव नज़र आए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रेस कर सके। तो एक रिस्क है कि अपनी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिस स्टेट करके दिखाएंगे। तो ये एक फैक्टर था कि वो लिस्टेड होने जा रहे तो अब उसकी आपने मिस स्टेटमेंट बता दी तो आपको पे 1.5 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह अगर आप ऑडिट रिस्क के अंदर, जैसे जनरल ऑडिट रिस्क क्या होते हैं, जनरल ऑडिट इशू, जैसे कि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है तो सबसे पहले रिस्क ये होगा कि जो आपकी ओपनिंग बैलेंसेस होगी वो किसी और
या तो अगर उसने पहली दफ़ा ऑडिट करा रहे तो वो ऑडिट ही नहीं होंगे, आपको पूरे वापसी ओपनिंग बैलेंस सबको वापसी रीचेक करना होगा, सब चेक करना होगा। और किसी और फर्म ने किया था तो आपको किसी और के फर्म के बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस पर रिलाई करना होगा। एक तो ये ऑडिट रिस्क, और दूसरा अगर आपकी कंपनी या आपकी फर्म पहली दफ़ा ऑडिट कर रही है तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी क्लाइंट की, जो आपका रिस्क बढ़ाती है कि आप मिस स्टेटमेंट को सारी आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो आपको इस तरह चीज़ें लिखनी है। आपको पता होना चाहिए आपको किस पॉइंट पे कितने मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे कि आपको मैंने बताया बिजनेस रिस्क का अगर कोई पॉइंट लिखेंगे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने कोई रेलिवेंट ट्रेंड निकाली तो आपको 0.5 मिलेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई ऑडिट रिस्क या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का सवाल लिख रहे हैं, अगर जैसे कि मिस स्टेटमेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपको उस पर मिस स्टेटमेंट का जो सवाल करेंगे आपने स्टेट द रूल, रिस्क इन दैट ट्रांजैक्शन और मैनेजमेंट मिस ट्रीटमेंट और हेड्स अफेक्टेड, ये इस पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई मटेरियलिटी निकाल दी तो आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 4 मार्क्स टोटल मिलेंगे, लेकिन मटेरियलिटी निकालने की 3 मार्क्स है। अब कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए आपको ना तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है ना कम लिखने की ज़रूरत। जब आपको पता होगा मार्क्स कितने मिलेंगे और किस तरह लिखना है तो आप एक तो जल्दी जल्दी भी लिख सकेंगे और आपकी राइटिंग टेक्निक इंप्रूव होगी, ताकि आप ये ना करें कि इतना ज़्यादा लेंदी लिख रहे हो, किसी और क्वेश्चन के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो चीज़ें। ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ें समझा दी। इसी तरह आप ऑडिट रिपोर्ट हो गया, ड्यू डिलिजेंस पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि बहुत सारे सवालों में आ रहा है। आप अपनी जो मैंने आपको बताया ना, इसके लिए एग्जामिनर का आर्टिकल अवेलेबल है एसीसी की वेबसाइट पे, वो पढ़ ले ताकि आपको समझ आ जाए और बेहतर किस तरह लिखना है। आपको अपनी राइटिंग टेक्निक पे फोकस करना है और आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल इसी पैटर्न से करें कि आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स हमें किस चीज़ पर मिल रहे होंगे और कितनी। जैसे मटेरियलिटी की बात है, 3 मार्क्स से 3 ही मटेरियलिटी निकाल लो, ये नहीं ज़्यादा निकाल लो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़ाया हो रहा होगा और आपको मार्क्स मिल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको फोकस करनी होगी पेपर देते हुए। और अगर कुछ भी किसी को ज़रूरत हो कि और किस तरह आंसर हमें किस तरह लिखने हैं या क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी, तो भले मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन बस ये मैं एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें चीज़ें किस तरह लिखनी है और किस तरह चीज़ें आगे